हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। चैप्टर हमारा क्या है? मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो वन बाय वन हम जो है इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, कहाँ तक ख़त्म कर दिए थे? हमने ये बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, एट 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो उसका डायरेक्शन, उसका जो है डायरेक्शन क्या होता है, मतलब उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। और एक चीज़ और बताया था कि जब किसी 90 डिग्री के अलावा, ठीक है ना, 30 डिग्री, 60, कोई भी एंगल मान लीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंट्री करता है एक्सेप्ट 90 डिग्री, तो उस केस में उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? हेलिकल होता है। ठीक है ना? हेलिकल क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर वो v वेलोसिटी से किसी एंगल पे, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, उससे अगर 30 डिग्री एंगल पे मान लीजिए वो इंटर करता है, या थीटा डिग्री एंगल पे, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलते थे। एक कंपोनेंट मिलता था, ठीक है ना, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है ना, v साइन थीटा, ये थीटा मान लो। और ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos वाला। तो ये वाला क्या होता था? हमने मान लिया था कि, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है ना, फील्ड एरिया से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा था? पार्टिकल को लीनियर मोशन करा रहा था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये ना वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं मिलेगा। अभी आपका फॉर्मूला क्या था? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b का मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सेकंड वेक्टर, इन दैट केस क्या होगा? ये ठीक है ना, इसका डायरेक्शन हमको मिलेगा जो भी है। अब हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए इसको हम तोड़ें, तो सबसे अच्छा तोड़ दीजिए, v b क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं? साइन थीटा एंड कैप। तो ये साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? यही बताएगा कि वैल्यू मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो अगर हम ये बराबर क्यू बी बी साइन थीटा एंड कैप, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो उस केस में हमको वैल्यू मिलेगी। फिर अगर हम ये 0 डिग्री कर दें तो क्या हो जाएगा? वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, यही, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, वी कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। तो उस केस में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? 0। यानी कि फोर्स ऑन द दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है उस पर, इसकी वजह से, लेकिन वो क्या करेगा? लीनियर मोशन कराना चाहेगा। तो लीनियर मोशन कराना चाहेगा, तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई वेलोसिटी कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल का, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इंटर कर रहा है 90 डिग्री पे, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो सर्कुलर मोशन आता था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन जो आता था, तो वो क्या करेगा? ये कंपोनेंट चाहेगा कि पार्टिकल इंटर करते ही क्या हो? ऐसे रोटेट कर जाए। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके साथ कंबाइंड होकर क्या करेगा? इसको थोड़ा धक्का दे देगा, तो ये सर्कुलर तो करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये क्या करेगा? इसके साथ कोलैप्स होके, इसके साथ, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा कि कम, ठीक है ना, कि पार्टिकल चाहेगा कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन रोटेट करे। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो चाहेगा कि वो लीनियर मोशन करे। लीनियर मोशन करने के केस में वो ऐसे ऐसे सर्कुलर भी करेगा और आगे उसको बढ़ा देगा। तो अब यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, एक एक सर्कुलर मोशन और दो सर्कुलर मोशन के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं पिच। ठीक है, डिस्टेंस, इसको x मान लो, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x मान लो, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो मूवमेंट हो रही है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रही है, ठीक है, और ये जो मूवमेंट हो रही है सर्कुलर, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पे पिच, पिच बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम पिच निकालें, PITCH, तो
पिच जो हो जाएगा वो कितना डिस्टेंस है एक्स और कितना स्पीड से, मान लेते हैं कि ये एक रिवोल्यूशन करने में और दूसरा रिवोल्यूशन, ये बीच का टाइम मान लेते हैं कैपिटल टी, इंटू ये डिस्टेंस कितना एक्स, सॉरी पिच को ही तो एक्स बोलेंगे, स्पीड कितनी स्पीड से जा रहा है वी एच। ठीक है, तो ये तो पिच का फॉर्मूला हो गया, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है ना। अब बात आती है ये, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या था, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया था, ऐसे, ठीक है ना। अब वो इंटर करते ही क्या हुआ था, वो रोटेट कर गया था सर्कुलर मोशन में, कितने 90 डिग्री पे रोटेट किया था, बी की स्पीड, और बी क्या था, ठीक है ना, बी क्या है, इनसाइड, ठीक ना, द प्लेन है, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, तो इनसाइड द प्लेन कोई चीज है और वो ऐसे और इस जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे इंटर कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बनने के केस में कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। अब मान लेते हैं सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या जो भी प्रोटॉन है तो इट हैव सम मास, ठीक है। तो अगर कोई चीज किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, और उस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है सारी चीजें, तो उस केस में क्या चीज बैलेंस होगा, कौन सा फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा कि ये सर्कुलर में रोटेट कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के में आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स मिलते हैं, ठीक है ना। एक फोर्स जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और वो फोर्स बैलेंस किस कर रहा होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, ये तो उस केस में हो गया जब डिफरेंट एंगल पे, तो इस केस में अगर हम बात करें जब, ठीक है ना, पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो सर्कुलर, तो वहां पे उस पाथ का रेडियस निकालना है हमको। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज बैलेंस हो रही है ना उसको इक्वेट कर दो। तो होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जानिए कि एम बी स्क्वायर बाई आर ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बैलेंस करेगा किसको, मैग्नेटिक फोर्स को, क्यू वी क्रॉस। अब बी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, और ये क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये वी और ये वी में से एक वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एम बी अपॉन में आर इज इक्वल टू क्यू बी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ यही करना था कि क्या चीज बैलेंस हो उसको इक्वेट कर दो, अपने आप जो फॉर्मूला आना होगा वो आएगा। तो कभी भी सर्कुलर मोशन में कोई चीज अगर रोटेट कर रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड वेलोसिटी से, ठीक है, और बट सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, हाँ, एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है, तो उस केस में ईच एंड एवरी केस में, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब उसको कुछ ना कुछ फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है ना। एक फोर्स दूसरे फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, किस टाइप का फोर्स बैलेंस हो रहा है दूसरे फोर्स से, तो ये प्रेजेंस ऑफ फील्ड के अंदर में है। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल, यही आपको थॉट में लगाना है, ठीक है। तो बैलेंस कर दिया एम बी स्क्वायर पे, जानबूझ के बैलेंस नहीं किया, यही बैलेंस हो रहा था। अब यहाँ से आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो एम भी अपॉन में क्यू बी, यानी कि आपसे रेडियस पूछा जाए आप चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर एट 90 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी हो, आइदर इनसाइड द प्लेन पेपर हो या, ठीक है ना, अपसाइड द हो, तो उस केस में उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 90 डिग्री है, इससे एंगल बी से, तो उस केस में आपका पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी होगा। अब एक चीज और मान लीजिए कि मान लीजिए पार्टी ये सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है ना, तो मान लेते हैं इसका एंगुलर, लेट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगुलर मतलब क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज सर्कुलर रोटेट कर रहा है तो एंगल सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रोटेट कर रहा है, तो मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एक फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी, v बराबर आर इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम ये v यहाँ पुट कर दें
तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी की जगह पे आर ओमेगा बटे क्यू इंटू बी, यहाँ से आर कट गया, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, क्यू बी बटे एम। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा बराबर क्यू बी बटे एम। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ क्यू बी बाई एम। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई और एम, फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी पर 1 अपॉन टाइम होता है, 1 अपॉन, ठीक है ना, टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर हमको टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। तमाम तरह के फार्मूले जो है वो पहले ये करना है इक्वेट, जैसे ही इक्वेट करोगे ये फार्मूला आएगा। अभी इसमें v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो उसका रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये होता है, उसको वहाँ पुट करोगे तो ठीक है ना कुछ फार्मूला जरूर आएगा। ओमेगा बराबर क्यू बी बाई एम आ गया। अगर वहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है कि ठीक है ना 1 सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना, कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन, कितना चक्कर लगाया गया 1 सेकंड में किसी पार्टिकल द्वारा, वही होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो वो हो गया, यहाँ से निकल गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना, कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ से निकल गया। तो ये तमाम तरह के फॉर्मूले। इस पर जरा एक चीज देखिएगा, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही हम ये यहाँ रख रहे हैं ना, रेडियस कट गया, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी में, यानी हम ये लिख लें फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब एफ इंडिपेंडेंट आल्सो एनर्जी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई चीज मूविंग स्टेज में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जब v पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, देन f इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये बताना इसलिए है क्योंकि ये बात का यूज जो है वो आगे एक टर्म आएगा, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को या आयंस है, ठीक है ना, कैटा, तो उसको हम क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, हाई लेवल पे एनर्जी, उसको एनर्जाइज करके क्या करते हैं, उसका यूज हम क्या करते हैं न्यूक्लियर, ठीक है ना, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। उस न्यूक्लियर इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमको हाई चार्ज पार्टिकल, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करानी होती है, ठीक है ना, किसी भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता करने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता करने के लिए अगर हमको हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए, ठीक है, जो कि होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो उसको अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात आप समझ गए, हमको क्या करना था, फॉर्मूला निकालना था। किसका फॉर्मूला निकालना था, ये जो पाथ क्रिएट हो रहा है उसमें रेडियस जो हो रहा है, वो रेडियस का फॉर्मूला कैसे आया। सबसे पहले जो पाथ क्रिएट हो रहा है उसमें क्या बैलेंस हो रहा है वो देखिए, उसको इक्वेट करते ही रेडियस का फॉर्मूला आया। माइंड में सिर्फ ये रखिए कि कैसे हमको वहां तक पहुंचना है। वो पहुंचने के बाद अगर भूल भी गया, आर बराबर मान लीजिए आप रखते हैं एम बी अपन क्यू बी, भूल गया क्यू बी बाई एम बी था कि एम बी बाई क्यू बी था, तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए कि यार ये तभी हो रहा था जब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक याद रहता है, रह जाता है कि एफ बराबर क्यू बी क्रॉस बी था, इस तरीके से इक्वेट करके तुरंत आ जाएगा, ठीक है। फिर जो लीनियर वेलोसिटी है उसका एंगुलर वेलोसिटी से क्या रिलेशन, v बराबर r इंटू मेगा, ये थोड़े बेसिक चीजें हैं, जब बार बार पढ़ता है इंसान तो ये याद रहता है, उसको पुट अप करके आप फ्रीक्वेंसी फार्मूला ला सकते हो, ठीक है ना। ये चीज ओमेगा का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है ना,
जो रिवोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है किससे, वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट से। वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट एज वेल एज आल्सो द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, उस बात का यूज स्टेटमेंट का यूज आगे साइक्लोट्रॉन में होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हम बता दिए आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है ना, ये तो होता ही है, याद रहे तो भी, और सवाल में दिया है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास मास दिया हुआ है, और यही आपका चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है ना, ये एम ही मान लो, और चार्ज जो है वो कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। एकदम ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए दिमाग में एकदम। ठीक है ना, बैठा रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डेटा नहीं दिया रहता, लेकिन एग्जाम में जनरली दे ही देते हैं। ठीक है, मूविंग एट स्पीड, लेकिन ये बेसिक बेसिक चीजें है ना, वो मान के रखते हैं कि आपको याद होगा। मूविंग एट स्पीड ऑफ, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जब भी आप नोट करो ना, तो डेटा को हमेशा देखो एमके सिस्टम में सारा दिया है कि नहीं। ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4, कैपिटल टी मतलब टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट। तो ये बात एकदम ध्यान से पढ़ना कि बी जो है वो जो भी वैल्यू दी हुई है, क्या वो वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल उसने सवाल में बोल रखा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी पूरा फुल फॉलो करो। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करके देख सकते। तो कुछ नहीं, मास दिया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर। कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर आपसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी, क्वेश्चन मार्क इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, और साथ में आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, 90 डिग्री पे वो बी के साथ इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो वो आर बराबर क्या करेगा, एम बी अपॉन में क्यू बी। और आपको अच्छे से पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, बी बटे आर कर लो, वी बराबर आर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो वी और आर की जगह एम बी अपॉन में क्यू बी रखो, बी से बी कट जाएगा, तो क्यू बी बाई एम आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, तो हाँ ओमेगा आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2πf होता है ना, तो क्यू बी बाई 2π एम। क्यू की वैल्यू 1.6, चार्ज कितना है 10⁻⁻19, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4, और 2 इसकी वैल्यू 3.14, और मास कितना है 9.1 10⁻⁻31। ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका पर सेकेंड। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। ठीक है ना, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ठीक है, कैलकुलेट करने पे कुछ वैल्यू आई होगी जो भी है। रेडियस पूछा नहीं है तो रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ये आ गया। ठीक है, कर लोगे ना, 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा, 10⁻+31, सारे 10 की पावर को एक पास लाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, 1.6 10⁻⁻19 -4, एक साथ 10⁻⁻23 इंटू 6, और ये 10⁻31 ऊपर गया, 10⁻+31, और नीचे क्या बचा
इसको 22/7 लिख देते तो ये 99.1 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। इसको 22/7 लिख दो, तो 7 से वो काटोगे 2 × 22 और 7 से काटोगे कितना हो जाएगा 1.3 इंटू नथिंग, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसके बाद से -23 इसके साथ ऑब्जर्व होकर यहाँ 7 8 बच जाएगा, बाकी इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। फ्रीक्वेंसी पूछा था तो ये हो गया। आपसे पूछा है एनर्जी, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। v आपको पहले से पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आप क्या करना जो निकालोगे वो आएगा जूल में। हाफ m की वैल्यू 9.1 10⁻³ और v कितना है 3 × 10⁻7 होल स्क्वायर है, कर दिया। अब ये आएगा इतना जूल में, और आपको दिया हुआ है चूंकि आप लिखिएगा 1.9 × 10⁻16, इतना जूल जो है वो कितने के बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हम क्या करेंगे, इतने जूल को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देंगे और फिर हमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1000 से फिर डिवाइड मार दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1.1/2 1 इंटू 9.1 × 10⁻31 और ब्रैकेट में 3 × 10⁻7 का होल स्क्वायर। इतने जूल को कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इज इक्वल टू इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर कितना होगा, इतना इंटू इतना बटे इतना। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही किया जाता है ना, इतने का दाम उतना तो उतने का दाम कितना, ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हाफ mv² निकालिए, जूल में आया। सवाल हमसे पूछा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल लिखा है, तो आप लिखोगे उल्टा, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल हमारे पास आया एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दो और जो आंसर आएगा फाइनल उसमें 1000 से डिवाइड, क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सवाल था, ठीक है। इस तरीके के सवाल ऑब्जेक्टिव में मतलब डेटा आसान देके पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट हो जाए तुरंत, ठीक है। मतलब ये तो सिर्फ सीखने के लिए था। आगे क्या है, देखिए, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है, मोशन इन, ठीक है ना, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE प्लस QV × V, सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है, मैग्नेटिक फील्ड शामिल है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होगा QE, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड QV × V। हमको क्या करना है मोशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब दोनों चीज प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे किस डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन मान लो, उसमें J K ऐसे करके माना हुआ है। बस इतना ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में E V और B वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो E को हम मान लेते हैं, ठीक है, E J कंपोनेंट, K भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर V को मान लिया V इंटू K और B को मान लिया I J K होता है, मान लो B I, ठीक है, इस तरीके से मान लिया गया, ठीक है। V को भी आई माने हैं उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, हमको मान लो फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, QE की जगह जो QE फोर्स है, फोर्स ड्यू टू चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ठीक है ना। तो हम पूरा एक ही साथ फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, F बराबर क्या लिखेंगे, कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन कंपोनेंट, तो QE J प्लस QV की जगह पे, ठीक है, V की जगह पे V के, काम करो इसको I ही मान लो, ठीक है ना, I इसको, ठीक है ना।
के मान लो। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर आ रहा है ना, तो फिर वो पता चले निगेटिव आने लगेगा। आई और क्रॉस बी की जगह पे बी के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अब करना क्या है, देखिए क्यू ई जे प्लस, ये देखिए आई क्रॉस जे, बी किधर है? ये आई होता है, ये जे होता है। आई की तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट इधर हाथ रखेंगे, ये आई, ये जे, तो ये के। आई 3 एक्सिस होता है ना 3D में, ये आई है, ये जे है, तो के इधर आएगा। तो सॉरी, ये आई है और ये के है, के की तरफ, इसको के मान लो। ठीक है, तो आई की तरफ हाथ रख के की तरफ घुमाएंगे तो ये जे, तीसरा कंपोनेंट जे, तो जे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन साइड को पॉजिटिव माने तो ये अपना निगेटिव आ जाएगा। और देखिए एक चीज जान लीजिए, जैसे 3 होते हैं ना, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलता है? के। जे क्रॉस के करते हैं तो क्या मिलता है? आई। ठीक है, थर्ड वेक्टर। और फिर अगर के क्रॉस आई करते हैं तो क्या मिलता है? के क्रॉस आई के बाद जे। यहाँ पे क्या है? आई क्रॉस के करके है, तो यहाँ देखिए के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। तो ये क्यू ई और ये प्लस से माइनस, माइनस जे क्यू वी बी। क्यू कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी जे था ना, क्यू जे कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? ई माइनस वी बी। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था। अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, मान लो इस फॉर्मूले में Q है यहाँ, ठीक है, E माइनस वी बी है। अगर ये कंपोनेंट जीरो हो जाए, अगर हम ये कहें कि E माइनस वी बी जीरो हो जाए, और ये E माइनस वी बी कब जीरो होगी? ये E माइनस वी बी का जीरो का मतलब है कि ये जो क्यू ई फोर्स है और ये जो क्यू वी बी फोर्स है, ये दोनों अगर बराबर हो जाए, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें और मैग्नेटिक फील्ड को कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ई जो है वो बराबर आ जाए। भाई देखिए क्यू इंटू ई, क्यू इंटू वी बी अगर बराबर आ जाए, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्यू ई मैग्नीट्यूड अगर क्यू वी बी के बराबर हो जाए, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए, तो ये कंपोनेंट जो है जीरो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जीरो के बराबर हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये लिख सकते हैं ना, ई माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? वी बी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन बी। यानी कोई एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट कर दी जाए कि उस केस में जो वेलोसिटी है वो ई बाई वी रेशियो में मिले, और जो क्या हो न, ठीक है ना तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक इसके डायरेक्शन में जा सके। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स जो क्यू ई है, ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो है फोर्स इधर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बेसिस पे फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ड्यू टू दिस फोर्स और ड्यू टू दिस फोर्स, ना इधर मूव करेगा ना इधर। अब वो किधर मूव करेगा? या तो इधर या तो इधर, यानी कि फ्री है, वो उस पाथ में नहीं जा रहा है जिधर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है ना, वो क्या है? फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है ना, इज मूविंग इन द, ठीक है ना, डायरेक्शन इन विच नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और नाइदर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, वो किसी और डायरेक्शन में फिर मूव कर जाएगा। तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? v बराबर ई बाई बी। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी अगर मिलती है पार्टिकल को, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि पार्टिकल जो है नाइदर गोज इन द फील्ड ऑफ फील्ड डायरेक्शन, मीन्स नाइदर इट गोज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स, ये वैल्यू है v बराबर ई बाई बी। ये इस पॉइंट को समझाने के लिए ये टॉपिक था यहाँ पे। ठीक है, कि ऐसा हुआ तो पार्टिकल जो है वो मूव तो करेगा,
लेकिन किस स्पीड से, v बराबर e बाई बी से, लेकिन वो किसी फील्ड के डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, होप ठीक है ना, होपफुली हमको लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद से अब आता है एक पॉइंट, साइक्लोट्रॉन। ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन क्या है, डिवाइस है। ठीक है, मैं इसका फिगर बना लूँ पहले, यहाँ इन्होंने फिगर बना रखा है। ये कोई बॉक्स है जिसमें इधर डी शेप का ठीक है ना, एक्चुअली ये सर्कुलर है, इसको दो पार्ट में, दो डिस्क डी टाइप से बनाया गया है तो वो सर्कुलर ही मान लीजिए, सर्कल को आधा आधा काटा गया है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से ये ऐसे रोटेट कर रहा है और इधर से एग्जिट कर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका द्वार है एग्जिट वाला, यहाँ से ये निकाल लीजिए, यहाँ से एग्जिट कर रहा है और ये इसका ऐसे द्वार बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज ठीक है ना दे रहे हैं, ये है ऑसिलेटर। ठीक है ना, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं डिस्क D1, इसको बोल रहे हैं डिस्क D2। ठीक है, और हाँ एक चीज बनाया नहीं मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक प्लेट बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको बोल रहा है डिफ्लेक्टेड प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, और फील्ड कैसा बनाया हुआ है, इनसाइड द पेपर या डॉट बनाया हुआ है, जो भी है जैसा भी है, इनसाइड बना दीजिए, डॉट बना दीजिए, मान लीजिए डॉट ही बना दे रहे हैं। ये पूरा सेटअप किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन किधर है, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे P यहाँ पे नाम रखा है, यहाँ कोई सोर्स है, ठीक है ना, जिससे हम चार्ज, ठीक है ना, सोर्स ऑफ चार्ज यही है P। ठीक है, यहाँ P मतलब प्रोटॉन है। ठीक है, और वो रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, आपका साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन का फिगर है। अब देखिए, दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से भाई, ईओ लॉरेंस एंड एमएस लेविंगस्टन। ठीक है ना, इन्होंने 1934 में इस साइक्लोट्रॉन की खोज की। ठीक है ना, और क्योंकि क्योंकि हमको साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है विच इज यूज फॉर द एनर्जाइज द आयन, मतलब कि आयंस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है हाई लेवल पे, तो हमको एक डिवाइस चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने मतलब ऐसा अगर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका इंतजाम करना पड़ेगा, तो उसी के लिए इन्होंने ये डिवाइस जो है वो खोज किया। और उसका काम क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी जो भी आयंस होते हैं उनका काम होता है बम्बार्डमेंट करना। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो उस केस में एक डिवाइस की खोज की गई इनके द्वारा, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइक्लोट्रॉन, या साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच यूज फॉर द एनर्जाइज द आयंस। ठीक है ना, या चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि साइक्लोट्रॉन में दो तरह की चीजें यूज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों यूज होता है। ठीक है ना, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल लगेगा ही लगेगा, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा रोटेट करेगा, सर्कुलर रोटेट करेगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा, या तो वो इधर जाएगा या तो वो स्ट्रेट चलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो शुरू में इसमें देखिए ये 200 सेक्शन बनाया, ये सर्कुलर ही है समझ लीजिए, ठीक है, 2 सेक्शन बनाया गया है, एक डी हाफ डी, ये हाफ डी इधर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो फील्ड आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट करे या जो जैसे भी रहे, तो वो क्या है उसकी, अगर ये सरफेस है और फील्ड पार्टिकल ऐसे है, तो डेफिनेटली क्या है, जो उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा चार्ज पार्टिकल ईच एंड एवरी टाइम पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सोर्स है चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, अगर जब हम चार्ज एज अ प्रोटॉन यहाँ दिए, ठीक है, तो उस पर फोर्स, सबसे पहले उस पर फोर्स किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगेगा या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ सोर्स से क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर फोर्स एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराएगा, और आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी जो है वो क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो इनिशियली जब मैग्नेटिक फील्ड का ठीक ना एक्ट किया, तो उस केस में ये पार्टिकल कैसा रोटेट करना चाहेगा, सर्कुलर में, सर्कुलरली रोटेट किया, ठीक है। देन उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, तो एक्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और उसके बाद से अगर फोर्स मिलेगा तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, क्यू ई बाई एम, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा बाय दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से पता है, या तो वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा या तो फिर इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उस पर जो फोर्स लगेगा वो सर्कुलरली लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं वो क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी हाफ रिवोल्यूशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि वो क्या हो, अल्टरनेटली क्या हो, एक बार इधर पोटेंशियल हाई हो तो उधर लो हो, और एक बार इधर हाई हो तो उधर लो हो जाए, ताकि क्या हो, ये जो प्रॉब्लम है ना आए कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल है, या तो वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, उसको एनर्जी, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर मोशन रोटेट करते हुए उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई करना है, ठीक है। और एनर्जी हाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, W बराबर Q इंटू वी, इस एनर्जी से वो क्या होगा, और उसके लिए हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट इस तरीके से की गई है कि अल्टरनेटली क्या हो रहा है, इधर हाई पोटेंशियल देन इधर लो पोटेंशियल, देन इधर हाई देन उधर लो, इन दैट केस क्या हो रहा है कि, और ये बहुत ही इंस्टेंट हो रहा है। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है जब वो रोटेट कर रहा है तो हाफ सेक्शन इधर रोटेट, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, इधर रोटेट कर रहा है, देन हाफ रिवोल्यूशन उधर रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते करते क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी, ठीक है ना, इस रेट से इंक्रीज कर रही है, क्यूवी से, ठीक है, एक्सेलरेट है वो इस, ठीक है ना, एक्सेलरेशन उसका कितना है, क्यू ई बाई एफ। तो ठीक है ना, जैसे जैसे उसका रोटेशन क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, उसका रोटेशन, ठीक है ना, वो सर्कुलर हो, जो रेडियस पाथ का रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, और वो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि वो ये जो कंप्लीट जो ये बड़ा वाला क्या है, सर्कुलर लोकेशन ये दिख रहा है ना, सर्कुलर पाथ, इसके बराबर जब तक रेडियस नहीं हो जाएगी तब तक वो रोटेट करते हुए एनर्जी बढ़ती जाएगी, और वो रोटेट करेगा, और रोटेट करते करते वो इस पाथ से एग्जिट कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। इस पाथ से जैसे ही उसकी जो है मैक्सिमम रेडियस वो गेन कर लेगा, वो क्या होगा, इस पाथ से क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो है वो मिलेगा। तो उसमें करना क्या है, इसमें दो चीजें हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक आपका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को जो है वो
क्या होगा, वो जब चार्ज पार्टिकल v स्पीड से रोटेट वो करेगा, एंट्री करेगा, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा, और ड्यू टू फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेशन के कारण उसमें एनर्जी चेंज आएगी, W बराबर Q इंटू वी। यहाँ हमने क्या किया है, पोटेंशियल अल्टरनेटिंग, ठीक है ना, वोल्टेज यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में आपको अच्छे से पता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस चलता है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा अरेंजमेंट करना भी था, एक बार इधर हाई पोटेंशियल हो, इधर लो, एक बार इधर लो पोटेंशियल, एक बार हाई, ठीक है ना, फिक्स करने किया है। तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल की ईच एंड एवरी रोटेशन क्या एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, इस एनर्जी से, और वो क्या होगा, रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ का वो इंक्रीज करता जाएगा, और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक वो कंप्लीट इस पाथ को जो है वो गेन ना कर ले, उसके बाद से वो एग्जिट होगा, और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है वो उसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करके इधर की तरफ भेजेगा। अब यहाँ से जब हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल हमको मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमको उसका जो यूज करना है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाने में करना है। तो सब हमारा केवल यहाँ सीखना काम था कि हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जनरेट कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। अब जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वही सर्कुलर मोशन है, तो टी बराबर क्या होता है, 2πm अपॉन में क्यू बी, अभी पीछे फार्मूला आया था, और रिवोल्यूशन पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई 2πm। इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन अगर पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो ये, और आपका चार्ज पार्टिकल दिया है, बी की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिया है, तो आप यहाँ से बता सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो उससे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके की बात थी इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। ये जो डी सेक्शन, डी जो बोलते हैं ना, D1 D2, इस, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ये सर्कुलर पाथ में बस रोटेट कर रहा है। ये हाफ सेक्शन को D1 बोल दिया, हाफ सेक्शन को D2। इसमें जब इसमें रोटेट कर रहा है हाफ रिवोल्यूशन, तो इसका पोटेंशियल जो है ना, दोनों तरफ का, एक बार इधर हाई हो रहा है, एक बार इधर लो, एक बार इधर हाई हो रहा है, एक बार इधर लो, ताकि ये क्या हो, रोटेशन हो पाए और उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट आ पाए, ठीक है ना, क्योंकि हम दो तरह के फील्ड का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है। और चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, ठीक है ना, v वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो हाफ mv², ठीक है ना, किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m, और v की जगह पे क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू r इज इक्वल टू mv अपॉन qb होता है ना। तो v इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r qb बाई m का होल स्क्वायर। तो हम इस तरीके से आप mv² को इस तरीके से रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना हो तो, ठीक है ना। तो काइनेटिक बुक में आपके दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इन टर्म्स, ठीक है, निकालना हो तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इस तरीके से अगर कुछ वैल्यू दी हुई हो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, और चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, मास दिया हो, तो भी हम एनर्जी को यहाँ से, क्योंकि ये फार्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट होके हाफ m, यहाँ पे r² Q² b² बटे m² से, ये m से एक m कट गया तो ये m बचा। अब ये वैल्यू को आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन तो एक डिवाइस है जिसको यूज करके हम किसी चार्ज पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, हम हाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, यानी हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, ये कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। दो तरह का फील्ड यूज किया गया, ठीक है, एक फील्ड का यूज सर्कुलर मोशन कराने के लिए किया गया, दूसरे फील्ड का यूज एनर्जी को बूस्ट करने के लिए किया गया। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये जो ऑसिलेटर है ना। उसके बाद से कह रहा है व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन, ठीक है, बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, एंड इफ द रेडियस ऑफ द डी इज 60 सेंटीमीटर,
रेडियस है 60 सेंटीमीटर, इसको बाई 100 करके मीटर कर लो, 0.6 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ई की वैल्यू, और ठीक है। अब उसके बाद से चार्ज आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। मास ऑफ प्रोटॉन इस यहाँ पे कितना 1.67 10⁻27 होता है ना, 27, ठीक है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है। ये आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक जूल में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है ना। सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब वहाँ से 10⁻6 को अगर हम क्या करें, हटा दें, ठीक है ना, डिवाइड कर दें, यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, तो डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेगा क्या होता है 10⁻6, ठीक है, तो वहाँ से आप 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 मेगा है ना, तो इसको 1 मेगा को क्या करोगे 10⁻6, तब ये क्या बन गया, सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.9 10⁻19, ये 10⁻6 10⁻19 मिलकर 1.9 10⁻13 जूल आ रहा है, ठीक है। हम मेगा इलेक्ट्रॉन को जूल में किए हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो वो ये हो गया। अब आपको करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है, आर, ठीक है ना, आर दिया है, एफ दिया है, बी निकालना है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है एम बी अपॉन में क्यू बी। आर पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, ठीक है। कुछ मिसिंग है, बी नहीं पता है तो फ्रीक्वेंसी तो पता है, वी बराबर आर ओमेगा कर लेंगे, और आर से यहाँ पे वी बराबर क्या करेंगे आर ओमेगा कर लेंगे, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी बाई एम, और ओमेगा पता चल जाएगा तो सॉरी बी हमको निकालना है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एम ओमेगा बाई क्यू। अब तो सवाल ही लग गया, बी निकालना है, एम की जगह पे 1.67 10⁻⁻27, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई, एफ की जगह पे 10 मेगा 10 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू, क्यू की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो टेस्ला में आ जाएगी। अब हमसे और क्या पूछा था, एनर्जी पूछा था, तो एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी नहीं पता था तो आर ओमेगा से कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर इसको कन्वर्ट कर लो, आर इंटू ओमेगा लिख दो, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आप यहाँ से निकाल लोगे 2 पाई, एफ एफ की जगह यहाँ रख दो। बात समझ में आया। तो ये सवाल हाफ एम बी स्क्वायर से आराम से निकल जाएगा, हाफ इंटू 1.67, और वी की जगह पे आर ओमेगा रख दो, तो आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ से निकाल लो, आर का पता ही ये 0.6 का स्क्वायर, और ओमेगा की जगह 4 पाई स्क्वायर, एफ की जगह पे 10 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, बात समझ में आया, ठीक है। तो आज जो है वो इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद से जो है वो अगला इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलते हैं, बाय बाय, टाटा।